नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेंगे, जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने लोगों को और राहत देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कल से दिल्ली में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल डीडीएमए के साथ बैठक में बनी सहमति के बाद दिल्ली में सोमवार से भी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे और इस दौरान स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 1 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को दोबारा खोले जाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है और आदेश में यह भी कहा गया कि सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के सख्त अनुपालन के लिए ही जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए ये लोग मांग कर रहे थे। इन लोगों का तर्क था कि सिनेमा घरों को इन हालात में चलाना कठिन हो रहा है। आधी सीटों पर ही बैठने की अनुमति के चलते खर्च अधिक और जो बदलाव है वो कम हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसे में कुछ सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। वहां पर लोगों को उनका खर्च ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उनको आमदनी इतनी नहीं हो पा रही थी। इसलिए लगातार सिनेमाघर के जो मालिक हैं, थिएटर के और मल्टीप्लेक्स के जो मालिक हैं, वो ये बात कहते नजर आ रहे थे कि या तो बंद कर दिया जाए या फिर उन्हें छूट दी जाए। अब इस पर विचार करने के बाद दिल्ली सरकार ने यहाँ पर उनको छूट दे दी है और अब पूरी कैपेसिटी के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति सरकार ने दे दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से कल कुछ बदलाव दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं और तमाम जो चीजें हैं वो बदलने वाली है, इस बदलाव के लिए दिल्ली कितनी तैयार? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर जनता के लिए कहीं न कहीं राहत देने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर सब चीज़ बंद कर दिए गए थे, यानी कि लॉकडाउन लगा दिया गया था। उसके बाद में जो अनलॉक की प्रक्रिया थी, वो स्टार्ट की गई है और अब जिस तरीके से कोरोना पॉज़िटिव के जो केस है, वो भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। मगर यहाँ पर बात करें स्कूलों की खोलने की और थिएटरों की खोलने की, सिनेमा हॉलों की खोलने की, तो वो कहीं न कहीं वो भी अब 1 नवंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी आज रात 31 तारीख की रात से ही इसकी कह सकते हैं परमिशन मिल चुकी है और 1 तारीख से इसकी सिनेमा हॉल या थिएटर या फिर मल्टी कॉम्प्लेक्स या फिर कहें स्कूलों को खोलने की जो कवायद है वो बिल्कुल शुरू कर दी गई है और इसके लिए कहीं न कहीं स्कूलों को भी कहीं न कहीं चेतावनी दे दी गई है कि हम्म। स्कूल प्रशासन जो है वो अपने छात्रों को किस तरीके से रखना है, कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से पालन पालन कराना है, मास्क का कहाँ तक यूज़ करवाने हैं, मास्क कैसे प्रोवाइड कराने हैं, ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल कर ली गई है। डीडीएमआई की जो बैठक थी उसके अंदर भी लगातार यही सुनिश्चित कर लिया गया है स्कूलों कॉलेजों को निरंतर खोला जाए और यही चीज़ स्कूल प्रशासन की तरफ से भी आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही थी। मगर बात करें जिस तरीके से सिनेमा हॉलों की और थिएटरों की और मल्टी कॉम्प्लेक्स की, तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि जो सिनेमा हॉल है वो कहीं न कहीं काफ़ी बड़े खर्चे नुकसान झेल रहे हैं क्योंकि आधी सीटों के साथ उनका जो कह सकते हैं जो मुनाफ़ा है वो नहीं हो रहा है और कहीं न कहीं जनता भी थिएटर तक नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं उनको अनुमति दी जाए कि वो पूरी तरीके से यानी पूरी क्षमता के साथ अपने थिएटर, सिनेमा हॉल और मल्टी कॉम्प्लेक्स उनको कहीं न कहीं चला सके। नहीं तो उनको खर्च चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने अहम बैठक की और बैठक के अंदर निर्णय निकाला गया कि जिस तरीके से कोविड के कह सकते हैं जो पॉजिटिव केस है वो काफ़ी कम है, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने अब फैसला ले लिया कि मल्टी कॉम्प्लेक्स हो, सिनेमा हॉल हो, थिएटर हो या फिर कहें बारात घर हो या फिर कहें स्कूल कॉलेज हो, इन सबको अब निरंतर 1 नवंबर से खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसके लिए कल कल से हर तरीके से यानी कि कहें शादी समारोह की बात करें तो उसके अंदर भी 200 व्यक्तियों की अनुमति दे दी गई है, यानी कि पहले 100 व्यक्तियों की अनुमति दी गई थी और अब 200 लोगों की अनुमति दी गई है। वहीं बात करें अंतिम संस्कार तो उसके अंदर भी 200 लोगों की अनुमति दे दी गई है। मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके अंदर ही पूरी क्षमता के साथ लोगों का आना-जाना लगा रहेगा अब और लगातार जो थिएटरों की बात करें तो हर सीट पर यानी कि हर व्यक्ति
पूरी क्षमता के साथ अंदर जा सकता है और सिनेमा हॉल जो है, वो इसकी जो ज़िम्मेवारी है वो थिएटर मालिक की होगी और कर्मचारियों की होगी कि वो किस तरीके से नियमों का पालन कराना है, हुँ। कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से पालन कराना है, राजीव, ये थिएटर, सारी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर जो हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक एसओपी भी जारी की गई है, जिसका ऐलान किया है और आम आदमी पार्टी सरकार ने साफ कहा है कि अगर आप एसओपी का पालन करेंगे, तभी आप 100% कैपेसिटी के साथ अपने तमाम चीज़ों को खोल सकते हैं। वो एसओपी क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ बात करें एसओपी की तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि एसओपी का पालन करना होगा। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसकी ज़िम्मेवारी भी उनकी होगी, चाहे वो थिएटर मालिक हों या फिर कहें सिनेमा मालिक हों या फिर कहें कह सकते हैं और मल्टी कॉम्प्लेक्स के लोग हों, वो सभी इसके लिए ज़िम्मेवार होंगे क्योंकि कोविड गाइडलाइन का जो नियमों का पालन नहीं होगा, कोरोना जैसे क्या कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई जाएगी, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और यहाँ तक कि सैनिटाइज़र के जो हर कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलता है कि कॉम्प्लेक्स सैनिटाइजर होना चाहिए मगर यहाँ पर अगर किसी भी तरीके की लापरवाही होती है और कोरोना के जो पॉजिटिव के केस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और चाहे वो थिएटर मालिक हो सिनेमा मालिक हो या फिर क्या कॉम्प्लेक्स हो इन सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी मगर जिस तरीके से खुद जो थिएटर मालिक है सिनेमा हॉल के जो मालिक है वो खुद कह रहे हैं कि हमारा खर्च बिल्कुल निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है इसलिए वो कोविड गाइडलाइन का नियमों का पालन कराने के लिए बिल्कुल तैयार है और देखना होगा कि उनकी जो दिनचर्या है या फिर कहें जो अर्थव्यवस्था उनकी बिगड़ी हुई थी वो कितनी पटरी पर आती है और कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से पालन करवाया जाएगा ये सारी प्रक्रिया आप कल से यानी कि 1 नवंबर से शुरू होती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों की बात करें तो स्कूल कॉलेजों को भी खोला जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कोविड गाइडलाइनों का बच्चों के द्वारा भी और अभी टीचरों के द्वारा भी उनका पालन कराया जाए ताकि हर तरीके से बच्चों को वायरस से बचा के रखा जाए जी कल जिस तरीके से ये बदलाव होने जा रहे हैं, स्कूल कल पूरे तरीके से खुलने जा रहे हैं, उनके लिए किस तरीके की तैयारियां स्कूल प्रशासन ने की है? और इसी के साथ अगर बात थिएटर, मल्टीप्लेक्स या फिर सिनेमाघरों की करें, तो उनकी तैयारियां किस तरीके की है? क्योंकि देखिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है, तो अगर आप 100% कैपेसिटी के साथ खोल रहे हैं तमाम चीज़ों को, तो उसमें आपको सबसे पहले सैनिटाइज उसको पूरे तरीके से करना होगा और तमाम चीज़ें जो है, जो ज़रूरी है, वो करनी होगी। किस तरीके की तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कोविड गाइडलाइन की और जिस तरीके से सिनेमा हॉलों को बात करें, मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात करें या फिर थिएटरों की बात करें, तमाम सीटों को, तमाम कैसे हॉलों को सैनिटाइज़र किया जाएगा, उसके बाद ही उसको खोलने की अनुमति दी गई है और यही चीज़ थिएटर मालिक की बात करें, चाहे सिनेमा हॉल की बात करें या फिर मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि हम पहले सैनिटाइज़र करेंगे हर तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स को या फिर कहें थिएटर को हर तरीके से सैनिटाइज़र करने के बाद में ही उसको खोला जाएगा और जो भी लोग आएँगे, उसके अंदर उनको पहले सैनिटाइज़र दिया जाएगा और उसके बाद में मास्क भी जिन व्यक्तियों के पास मास्क नहीं होगा, उनको मास्क दिया जाएगा। लगातार कहीं न कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए क्या कहते हैं सिनेमा हॉल हो या थिएटर मालिक हो या फिर मल्टी कॉम्प्लेक्स के लोग हों, वो लगातार कहीं न कहीं इसका पालन करने के लिए बिल्कुल कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो और देखना होगा कल से कितनी ज़िम्मेवारी थिएटर मालिक और सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं या फिर कहें थे जो कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं, वो किस तरीके से पालन करते हैं और कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से नियमों का पालन करा जाता है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती से बिल्कुल कहा गया है, जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती नजर आएगी। तो सीधे-सीधे बात है, कहीं न कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया ज़रूर स्टार्ट की गई है, मगर यहाँ पर नियमों का पालन करने के लिए भी सख्ती से नियमों का कहा गया है क्योंकि अधिकारी जो हैं, वो नियमों का पालन नहीं करेंगे, चाहे वो मल्टी कॉम्प्लेक्स के हों, थिएटर के हों, स्कूलों की तरफ से हों, मगर सबको कोविड गाइडलाइन का पालन ज़रूर करना होगा। अगर पालन नहीं किया जाएगा, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हुँ। की जाएगी। जी। राजीव, देखिए कहीं न कहीं तीसरी लहर का अंदेशा अब दिखने लगा है क्योंकि नवंबर शुरू हो गया है और अक्टूबर के अंत में तीसरी लहर का अंदाज़ा लगाया गया था। अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में, नवंबर शुरू हो गया है और धीरे-धीरे केसेज़ भी कहीं न कहीं बढ़ने शुरू हो रहे हैं। अब इन बढ़ते केसेज़ के बीच में अगर इस तरीके से हम 100% कैपेसिटी के साथ तमाम चीज़ों को खोलेंगे, तो क्या वाक़ई ये सही फैसला होगा सरकार का? क्योंकि अगर केस बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अभी हमें और ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए विशेषज्ञों ने बिल्कुल कहा था कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर शुरुआत, यानी कि ठंड जैसे-जैसे नज़दीक आएगी और ठंड जैसे-जैसे बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं वायरस का जो खतरा है, तीसरी लहर का, वो कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मगर अक्टूबर की बात करें, तो आज 31 अक्टूबर हो चुकी है और जिस तरीके से वायरस का जो खतरा है, दिल्ली के अंदर कम है, मगर देश के अंदर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उससे साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। मगर इसके लिए दिल्ली सरकार को भी सतर्क रहना होगा और इसीलिए दिल्ली सरकार ने कह सकते हैं
क्षमता के साथ-साथ थिएटर, सिनेमा हॉल, कॉम्प्लेक्स खोला ज़रूर गया है, मगर कहीं न कहीं कोविड गाइडलाइन का नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। स्कूलों को भी खोला जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी नियमों का पालन करने के लिए बोला जा रहा है। मगर सीधे-सीधे कहें, तो तीसरी लहर का जो खतरा है, जो नवंबर के शुरुआत में देखने को मिल सकता है, उसके लिए कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को सतर्क रहना होगा। तो जो अधिकारी हैं या फिर कहें जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं या थिएटर के मालिक हैं या फिर मल्टी कॉम्प्लेक्स के लोग हैं, वो उनको कहीं न कहीं जागरूकता अपनानी होगी और कहीं न कहीं वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन सबसे ज़्यादा करना होगा। मगर देखना होगा क्या 1-2 दिन के लिए तो कहीं न कहीं कोशिश की जाती है कि क्षमता के साथ पालन किया जाए, मगर जिस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर अगर पालन नहीं किया जाता है, तो कहीं न कहीं वायरस का खतरा का बढ़ने का जो आशंका है, वो बिल्कुल देखने को मिल सकती है और खास तौर पर तीसरी लहर जो है, वो कहीं न कहीं बच्चों के लिए घातक बताई गई है। तो कहीं न कहीं बड़े लोग जो हैं, वो वायरस जो है, वो अपने बच्चों तक ही पहुँचाएँगे और इसीलिए पहले बड़े लोगों को ही वायरस से बचने के लिए कहीं न कहीं नियमों का पालन करना होगा, ताकि बच्चों तक जो वायरस है, वो ना पहुँच सके। जी। हुँ। बच्चों तक वायरस ना पहुंच सके इसका तो हमें कहीं न कहीं देखिए ख़्याल रखना ही होगा। लेकिन बच्चों तक वायरस पहुँचेगा कैसे? यही तो सबसे बड़ी बात है। बच्चों तक वायरस पहुँचेगा तो उनके परिजनों से, उनके पेरेंट्स से, और अगर उनके पेरेंट्स इस तरीके से तमाम खुले में घूमेंगे, जिस तरीके से अभी 100% कैपेसिटी की हम बात बार-बार कर रहे हैं, अगर इस तरीके से सिनेमा घरों में जाएँगे, बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं और अगर पूरी तैयारियाँ नहीं हुई तो कहीं न कहीं तीसरी लहर को बढ़ावा यहाँ पर मिल सकता है। इसके लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियाँ? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एक तरफ और ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा साप्ताहिक बाज़ारों को भी अब 100% क्षमता के साथ-साथ खोला जाएगा, तो उससे कहीं न कहीं वायरस का खतरे का बढ़ने का जो चांसेज़ है, वो ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं और तीसरी लहर से बचने के लिए कहीं न कहीं जो कहा गया है कि जो बड़े लोगों के द्वारा ही बच्चों तक वायरस पहुँचेगा, तो कहीं न कहीं उसके लिए बड़े लोगों को ही ज़िम्मेवार माना जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें साप्ताहिक बाज़ारों को खोलने की, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने नियम ज़रूर बनाए हैं, मगर उन नियमों का पालन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली का फेस्टिवल बिल्कुल नज़दीक है, बाज़ारों की बात करें तो लगातार भीड़ उमड़ रही है और कहीं न कहीं वायरस का जो खतरा है, वो कहीं न कहीं बड़े लोगों के द्वारा ही है और कहीं न कहीं बाज़ारों के अंदर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, चाहे वो दुकानदारों के द्वारा हो, ग्राहकों के द्वारा हो या मार्केट के अधिकारी हों या फिर चाहे सिविल डिफेंस के जवान हों, वहाँ से कहीं न कहीं लापरवाही ज़रूर देखने को मिल रही है और दिल्ली के तमाम बाज़ारों की बात करें, चाहे वो दिल्ली का सदर बाज़ार हो, करोल बाग हो, चांदनी चौक हो, लाजपत राय मार्केट हो, इन तमाम बाज़ारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है और कहीं न कहीं वायरस अगर यानी कि तीसरा लहर का जो खतरा है, यानी कि नवंबर की जो शुरुआत में बताया जा रहा है, अगर वायरस बढ़ता है, तो कहीं न कहीं ज़िम्मेवारी भी कहीं न कहीं इन्हीं बाज़ारों के द्वारा ही होगी और जो इन अधिकारियों ने इनका पालन नहीं करवाया है, सबसे हुँ। पहले दिल्ली सरकार उन अधिकारियों के ऊपर सख्ती करे, ताकि इस तरीके की जो लापरवाही करी गई है, वो ना हो सके। मगर यहाँ पर बात करें बच्चों तक वायरस पहुँचने की, तो बच्चों तक वायरस जो है उनके परिजन ही यानी कि पहुँचा सकते हैं और कहीं न कहीं परिजनों को ही यही समझना होगा कि वायरस से बचने के लिए पहले वो अपने बच्चों के लिए वायरस जो है वो अपने घर तक ना लेके जाएँ और इसीलिए कहीं न कहीं बाज़ारों के अंदर बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, तो वो कहीं न कहीं उनको नियमों का हुँ। पालन करना होगा। ठीक है राजीव। नहीं तो बाज़ारों तक के जो वायरस फैल रहा है और एक-दूसरे से संपर्क में आने के साथ-साथ भीड़ में लगातार जो कहीं न कहीं खतरा बना हुआ है, वो कहीं न कहीं उनके घर तक जाएगा और उनके बच्चों तक जाएगा और यही चीज़ उनको समझनी भी होगी कि अपने बच्चों को बचाना है, तो पहले वो अपने आप को सेव करें, ताकि बच्चों तक वायरस ना पहुँचे। जी। हुँ। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब सरकार ने कपास पट्टी के किसानों और मजदूरों को राहत देने के लिए बड़ा और अहम कदम उठाते हुए गुलाबी सुंडी से खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे के लिए 416 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी करने का ऐलान किया है। और यह ऐलान पंजाब भवन में राजस्व और पुनर्वास मंत्री अरुणा चौधरी और कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वहीं पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता सुभाष शर्मा ने पंजाब सरकार द्वारा गुलाबी सुंडी से बर्बाद हुई किसानों की फसल की मुआवजा राशि को बहुत कम बताया है। बात अगर करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता कुलतार सिंह संध्या ने भी पंजाब सरकार के द्वारा दी जा रही गुलाबी सुंडी के कंपनसेशन को बहुत कम बताया। और वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के मालवा क्षेत्रों में लाखों एकड़ में गुलाबी सुंडी हमले के कारण कपास की फसल को पूरे तरीके से बर्बाद होने के बावजूद किसानों को आंशिक मुआवजा देकर उनके साथ धोखा किया है। तो आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरीके से किसानों की फसल गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हुई कपास की फसल, जिससे किसानों को आर्थिक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उन्हीं को उनसे आर्थिक नुकसान की भरपाई और किसानों को राहत देने के लिए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने
ये अहम कदम उठाया और गुलाबी सुंडी से खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे के लिए 416 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी करने का ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस राशि को बहुत कम बताया है, चाहे बात बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की, दोनों ने ही इस राशि को बहुत कम बताया। और इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि सरकार ने आंशिक मुआवजा देकर किसानों के साथ धोखा किया। इस पर जरा जानकारी के लिए पंजाब से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से किसानों को ये कंपनसेशन दिया गया है, उनको जारी जो राशि जारी की गई है, इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरते नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या वाकई जमीनी स्तर पर अगर बात करें, जितनी, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा खेती होती है, अगर देखें उस तमाम हिसाब से, भू के हिसाब से, तो क्या वाकई ये जो कंपनसेशन है वो बहुत ज्यादा कम है? देखिए, कंपनसेशन की कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो शुरू से ही ऑपोजिशंस ये कहते हैं 20,000 के करीब कंपनसेशन देना चाहिए। हम्म। 20,000 की मांग की गई थी। खैर, ये ऑपोजिशन की तरफ से डिमांड की गई थी कि 20 से 25,000 कंपनसेशन पर एकड़ दिया जाए। पर जो अभी कंपनसेशन दिया गया है वो काफ़ी वेरिएबल फैक्टर्स के साथ दिया गया है। अगर 25 से 33% पे 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। तो वहीं 33 से अगर हम कहें कि 50% तक का अगर आंकड़ी बात करें हम लोग, तो उसमें हम 5400 रुपीस पर एकड़ के हिसाब से दिया गया और उससे ऊपर पे हम कहें 12,000 पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की बात की गई है। तो वेरिएशन काफी कम बताया जा रहा है तौर पर, मतलब जो मुआवजा राशि दी जा रही है वो बहुत ज्यादा कम है। उससे किसान अपनी लागत तक नहीं वापस ले पाएंगे, जो कि बेसिकली कंपनसेशन क्या होता है कि किसान को जितना नुकसान जो उनकी लागत हुई है वो पूरी कम से कम वापस आ जाए। और यहाँ पे सीधे तौर पे कहा जा रहा है ऑपोजिशन तरफ से कि लागत तक वापस नहीं ला पाएंगे। चाहे मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, चाहे बीजेपी की, चाहे फिर हम बात करें कि अकाली दल की, सबने इसी तौर पे सवाल खड़े कर दिए जबकि पंजाब सरकार ने वादा किया था कि एक उचित बराबर लेवल का कंपनसेशन दिया जाएगा जिससे किसान खुश होंगे। पर जो कंपनसेशन दिया गया कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा कम है। आम लोगों में भी उम्मीद से कम कंपनसेशन है। लोगों को भी उम्मीद थी कि 15 से 20,000 के बीच में कंपनसेशन दिया जाएगा, पर यहाँ पे जब हम बात करें कंपनसेशन 12,000 तक ही दिया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा कम लग रहा है सीधे तौर पे किसानों की तरफ से। जी। हम्म, किसानों की तरफ से काफी कम लग रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने तमाम फैक्टर बताए हैं, किस आधार पर सरकार ने ये राशि जारी की है? क्योंकि 416 करोड़ की अगर राशि जारी की है, तो एक किसान को, अगर किसानों की तुलना की जाए, वहां पर पूरा आंकलन किया जाए, तो एक किसान को कितनी राशि यहाँ पर मिलने जा रही है इस तमाम कंपनसेशन राशि से? देखिए, पर एकड़ के हिसाब से हम बात करें तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अगर हम मार्जिनल फार्मर्स की बात करते हैं या जिनके छोटे हैं, तो कहीं 2 से 3 एकड़ के ही फार्मर्स होते हैं, तो उनको इस हिसाब से कंपनसेशन मिल रहा है। अगर 2 से 3 एकड़ के किसान की पूरी फसल बर्बाद होती है, तो देखिए तब अगर हम कहें 12,000 के कंपनसेशन के हिसाब से उनको हम 36,000 के करीब कंपनसेशन मिलेगा। तो ये बात करते हैं पंजाब सरकार ने किस हिसाब से फैक्टर इन किया है? पंजाब सरकार ने इसे फैक्टर इन पिछले साल के कंपैरिजन में किया है। अगर यह कहें इससे पहले जो अगर हम कहें कंपनसेशन दिया जाता है, तो सीधे तौर पे कहें जो इससे पहले फसल बर्बाद होती है तो 8,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाता था। तो अगर हम 8,000 के हिसाब से 12,000 देखें तो ऑफ कोर्स ज्यादा है। और वही जो लेबर की अगर हम बात करते हैं, जो वहां पे मजदूर काम करते हैं, उन्हें 5% इस 8,000 में से 5% मुआवजा राशि दी जाती है। तो यहीं पे सीधे तौर पे जो कंपनसेशन दिया गया है ये वेरिएबल फैक्टर्स में है। अगर आपका 26 से 32% नुकसान हुआ है तो 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। तो वहीं अगर आपका उससे ऊपर अगर हम बात करते हैं कि 33 से 75% तक, तो आपको करीब 5400, और अगर 100% आपका नुकसान हुआ है, यहाँ कहें कि 75 से 100%, तब आपको 12,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि अब इसमें फैक्टर्स वेरिएबल तो शिफ्ट कर दिए, पर उन लोगों को क्या क्या एक्चुअली में 12,000 काफी होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। विरोधियों ने अगर कहें सीधे तौर पे पंजाब सरकार को घेरना कल से ही शुरू कर दिया था, पर आज से अगर हम कहें सीधे तौर पे कि किसानों की तरफ से आज से अगर हम कहें कि आवाज उठनी शुरू होगी कि क्या ये कंपनसेशन काफी है या नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि आज से कंपनसेशन जाने शुरू हो जाएंगे और दिवाली से पहले सभी किसानों को जिन जिन की फसल बर्बाद हुई है उनको कंपनसेशन मिल जाएगा। अब दो बड़े वादे एक साथ कर चुकी है पंजाब सरकार कि दिवाली से पहले सभी किसानों को अपने सभी कंपनसेशन मिल जाएगा, तो वहीं दूसरा आज से कंपनसेशन शुरू हो जाएगा। अब किसानों में उम्मीद है, किसान वेट कर रहे हैं और जिस हिसाब से जिसको जितना कंपनसेशन आएगा उसके बाद ही
कोई रिएक्शन क्लियर तौर पे हम सामने ला सकते हैं कि क्या कंपनसेशन उनको पर्याप्त लग रहा है। पर जितना कल तक के जितने संकेत मिले, जितनी बातचीत हो पाई है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कंपनसेशन हमें काफी कम लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वेरिएबल फैक्टर्स बना दिए। या तो लमसम 12,000 सबके लिए कर दिया जाता तो भी हम कुछ सोच सकते थे, पर इसमें भी कंपनसेशन को भी हिस्सों में बांटा गया है कि अगर आप 25 से 32% में आते हो तो आपको 2,000 प्रति एकड़ मिलेगा, 32 से 75 के बीच में आते हो तो आपको 5400 मिलेगा, और वही 75 से 100% बीच में आते हो तो आपको 12,000 मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े गैप है सभी कंपनसेशन में, लगभग डबल का फर्क आ रहा है हर एक गैप की। अगर बात करें 2,000, 5,000, उसके बाद 12,000, तो आप देख सकते हैं वेरिएशन काफी ज्यादा है सीधे तौर पे किसानों का कहना है। तो ऐसे में अब ये होगा कि क्या सरकार इसको फिर से रिव्यू करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि दिवाली तक सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों को ये राशि दी जाएगी, लेकिन दिवाली में खैर मात्र 3 दिन रह गए हैं, अब दी जाएगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से किसानों ने ये कहा है कि सरकार जो है इसको दोबारा रिव्यू करे, सरकार का क्या इस पर कोई बयान सामने है? क्योंकि देखिए तमाम विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं, खुद किसान यहाँ पर उनके सामने खड़े हैं, तो क्या वाकई सरकार को रिव्यू की जरूरत है, और अगर है तो इस पर सरकार का क्या रुख है? जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए, मैं एक बार आंकड़े बताता हूँ जी। कि एरिया वाइज आंकड़े दिए गए। जैसे मानसा जिले में कैबिनेट मंत्री के अनुसार 1,50,000 के करीब एकड़ जो जमीन है वो खराब हुई थी, जिसमें 76 से 100% नुकसान देखना पड़ा था। तो उनकी तरफ से करीब 1.5 लाख अगर हम देख सकते हैं सीधा एकड़ जमीन का नुकसान हुआ है। इसलिए इस जिले को करीब 181, अगर हम कहें कि करोड़ राशि का कुछ दिया गया राशिफल। वहीं अगर हम संगरूर की बात करें तो 145 एकड़ की जमीन में 26 से 32% का नुकसान हुआ है। तो देखिए अलग अलग एरियाज में अलग अलग नुकसान बताया जा रहा है कि संगरूर में अगर हम बात करें 26 से 32% नुकसान हुआ है, तो वहीं मानसा में 76 से 100% नुकसान हुआ है। वहीं 3,690 एकड़ को 33 से 75% और 180 एकड़ को 76 से 100% नुकसान हुआ है। तो देखिए अलग अलग एरियाज में इन्होंने बाकायदा मार्किंग की गई है कि संगरूर में कहीं सीधे तौर पर बता रहे हैं कि 25 से 32% नुकसान हुआ है, तो वहीं मानसा में जहां पे सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि 75 से 100% नुकसान हुआ। तो मेरे ख्याल से विलेज वाइज इन सभी एरियाज को डिवाइड किया गया है कि जिले वाइज कि इस जिले में इतना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, तो एक लमसम कैटेगरी बनाई गई है। पर अब ठीक है, सीधे तौर ठीक पे है, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।